हेलो, आई एम शेल और आज हम कंप्लीट करेंगे दैट इज़ स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एनिमल हस्बेंड्री को कंप्लीट किया था। एनिमल हस्बेंड्री जिसमें हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट देखा था, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट देखा था। इसके अलावा हमने फिर एनिमल ब्रीडिंग में इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग देखा था। आउट ब्रीडिंग में हमने आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन देखा था। MOET मोइट के बारे में समझा था। इसके अलावा हमने बी कीपिंग एंड फिशरीज के बारे में पढ़ा था। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? दैट इज़ प्लांट ब्रीडिंग का मतलब है हम किसी भी प्लांट स्पीशीज को पर्पसफुली मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, मतलब जानबूझकर हम उसे इस तरीके से चेंज करेंगे कि हम उससे ज़्यादा प्रोडक्ट को ले सकें। सिंपल सा रीज़न ये है कि हमें ये मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं दैट इज़ वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी 1960 कुछ में ये 2 बिलियन थी, जो प्रेजेंटली यदि देखा जाए तो दैट इज़ 7.64 बिलियन है। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ फ्रीडम 35 करोड़ थी और अभी इंडिया की पॉपुलेशन 1.36 बिलियन है, तो 136 करोड़ करीब है। ठीक है, तो इतने लोग बढ़ रहे हैं तो फूड की भी डिमांड बढ़ती जाएगी, एरिया, ये सब चीज़ें तो लिमिटेड रहेंगी। तो हम क्या करें कि हमारे उतने ही एरिया से हम ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ले सकें। ये जो है हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू अचीव करते हैं। मतलब हम किसी भी प्लांट स्पीशीज को पर्पसफुली, उद्देश्यपूर्ण तरीके से चेंज करेंगे कि वो जो पहले कम प्रोड्यूस दे रहा था वही हमें ज़्यादा प्रोड्यूस दे सके, वो प्रोडक्शन ज़्यादा करे। अब पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी, यानी प्रिमिटिव टाइप की फार्मिंग, उसमें ये है कि जो इस प्लांट वैरायटीज ग्रो कर रहे थे वही ग्रो कराते जाते थे। और जब जब मतलब हार्वेस्टिंग का टाइम होता था तो बहुत सारा तो मतलब हार्वेस्ट लॉस में चला जाता था। इसके अलावा डिजीज़ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को ख़त्म कर देती थी। तो इन सब चीज़ों से बचा जाए और हम उतने ही एरिया में मोर एंड मोर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ले सकें। ओके, तो ये चीज़ है, सिंपल सा है जो डेटाज है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17% है हम लोग, इंडिया की पॉपुलेशन 17% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ओके, तो अब हम इससे स्टार्ट करते हैं इसमें। तो प्लांट ब्रीडिंग में सिंपल सा अपनी आप NCERT बुक भी ओपन करके रखिएगा साथ में। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में हमने देखा कि ट्रेडिशनल फार्मिंग के थ्रू, मतलब प्रिमिटिव टाइप की फार्मिंग जिसमें हम पुराने औजार यूज़ करते हैं, कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं लेते हैं एग्रीकल्चर करते समय, ये ट्रेडिशनल फार्मिंग हो गई। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग कैन ओनली यील्ड अ लिमिटेड बायोमास एज फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल। हम थोड़ा सा प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं मैनेजमेंट, मतलब यदि हम ट्रेडिशनल फार्मिंग में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें तो हम थोड़ा सा प्रोड्यूस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते जितना बढ़ाने की हमें ज़रूरत है ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड इंक्रीज इन एकरेज, मतलब एरिया, आप एग्रीकल्चर एरिया बढ़ाते जाएं तो थोड़े हद तक हम बढ़ा सकेंगे। ठीक है, as a technology has helped increase yield to a very large extent. Then who in India has not heard of Green Revolution, which was responsible for our country to not merely meet the national requirement in food production but also help us even to export. See, हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन मिड 60s दैट इज़ 1966 के करीब हुई। सी, उसके पहले ये हो गया था कि हमें वीट तक US वगैरह से एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था। ओके, तो मतलब हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हिंदी में ये निबंध लिखा होगा, ठीक है, हमने भी लिखा था, इसलिए मुझे अभी भी ये लाइन याद है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद बिकॉज हम ट्रेडिशनल फार्मिंग पे रिलाई करते थे, इसके कारण ये एक कंडीशन ऐसी आ गई कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है पर हमारे खेतों ने प्रोडक्शन को ज़्यादा नहीं, मतलब खेती हो रही है लेकिन फार्म प्रोड्यूस हमें ज़्यादा नहीं मिल पा रहे थे। तो फिर ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति हुई जिसको लीड किया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। वर्ल्ड के रिलेशन में हम डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को पढ़ते हैं, इंडिया के रिलेशन में हम डॉक्टर MS स्वामीनाथन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ जिसमें हमने प्लांट ब्रीडिंग, मतलब अच्छी वैरायटीज़ को हमने एग्रीकल्चर जैसे वीट, राइस, इनकी अच्छी वैरायटी को यूज़ किया और हम अपने देश की फूड की डिमांड को तो पूरी कर सके, साथ में हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया।
ओके। तो इसके बाद आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो उससे भी आगे जाकर के हम बायोटेक्नोलॉजी दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग, देन प्लांट ब्रीडिंग, और उससे भी आगे जाकर के हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो डिजीज रेजिस्टेंस है या और भी उसमें ऐड ऑन करके प्रोडक्शन को इंक्रीज कराया है। तो स्टेप वाइज देखा जाए तो पहले जो होती थी वो ट्रेडिशनल फार्मिंग, देन कन्वेंशनल ब्रीडिंग, मतलब दैट इज प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग को स्टार्ट किया गया, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग थी, ठीक है, जो जिन्होंने कंटिन्यूस स्टेप वाइज फूड प्रोडक्शन को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते गए हैं, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने देखा, दैट इज यहाँ जो पॉइंट है मिड 60s, दैट इज 1966 के करीब की ये ग्रीन रेवोल्यूशन है। और दूसरा साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने इसको लीड किया था दैट इज डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड वाइड के लिए, ओके। सो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज डिपेंडेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ जिससे कि हमारी जो खेतों की उपज इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो उसका मेन जो श्रेय है वो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक को ही जाता है, ओके। तो ये पॉइंट याद रखना होगा, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी। दो ऑब्जेक्टिव लेकर के चलते हैं मेनली, ठीक है। उसके बाद बायो फोर्टिफिकेशन वगैरह भी हम पढ़ेंगे। तो एक तो है कि भाई इतना एक प्लांट है, ये हमें सपोज 1 kg प्रोड्यूस दे रहा है, तो हम इसको इंक्रीज कर ले 1.5, या मतलब इससे 1 kg से हम बढ़ा ले, ठीक है। और दूसरा है कि इसको डिजीज रेजिस्टेंस कर सकें, नहीं तो ये हम इतना तो प्रोड्यूस करवा लिए और उसमें से पता चला 250 ग्राम्स जो है हमने पेस्ट या डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को भेंट चढ़ा दी। तो दो ऑब्जेक्टिव लेकर के चलते हैं, एक हाई यील्डिंग और दूसरा जो है दैट इज डिजीज रेजिस्टेंस, ओके। सो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। तो यही बोल रहा है फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टिंग वेराइटीज इन वीट, राइस एंड मेज। तो ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति में हमने इनकी वेराइटीज, सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, वीट, राइस चाहिए, मेज भी, ठीक है। तो ये इन क्रॉप्स को हमने क्या किया, इनकी जो हमने वेराइटीज यूज की वो हाई प्रोडक्शन वाली थी और साथ में डिजीज रेजिस्टेंट थी। देन व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? तो प्लांट ब्रीडिंग इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज, जो हमने देखा, इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप दैट आर बेटर सुटेड फॉर कल्टीवेशन, गिव बेटर यील्ड एंड आर डिजीज रेजिस्टेंट। तो सिंपल है, प्लांट ब्रीडिंग में हमें यही देखना है कि हम इस तरीके से एक प्लांट को चेंज करें कि वो हमें ज़्यादा प्रोड्यूस देने लगे, वो डिजीज रेजिस्टेंट हो, ठीक है। और एक और कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है डिजीज रेजिस्टेंट, हाँ, और वो बेटर सूटेड फॉर कल्टीवेशन। अब लाइक हम जैसे चेरापूंजी साइड कोई क्रॉप उगाना चाहते हैं, तो वहाँ तो सफिशिएंट पानी है, वाटर लॉगिंग कंडीशन होगी, तो वो उस कंडीशन को सह सके। यदि हम इधर ड्राई स्टेट में जाते हैं, दैट इज़ राजस्थान वगैरह साइड जाते हैं जहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है, तो वहाँ पर हमें ऐसे प्लांट को चूज करना होगा जो बहुत कम पानी में भी अच्छा प्रोडक्शन दे सके। इसी चीज को बोल रहा है दैट आर बेटर सूटेड फॉर कल्टीवेशन, इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, बेटर सूटेड फॉर कल्टीवेशन। ये नहीं कि हमने एक वैरायटी डेवलप कर ली जिसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम उसको ऐसी जगह पे ग्रो करा रहे हैं जहाँ पानी हमें अवेलेबल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। देन कन्वेंशन, ये चीज़ हुआ। सेकेंड पॉइंट है कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड for thousands of years since the beginning of human civilization. Recorded evidence of plant breeding at dated back to 9,000 to 11,000 years ago. Conventional breeding और एक classical breeding हम देखेंगे। Conventional breeding में हम हमेशा Conventional breeding में हम हमेशा देखते आ रहे हैं, मतलब बहुत पुरानी ये चीज़ें चली आ रही है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग होती जा रही है। किसानों ने उपज उगाई, ठीक है, और उसके बाद देखा कि नहीं, ये वाली जो उपज आई है ये अच्छी आई थी, तो उसके ही बीज को लेकर के उसके बीज को रख लेंगे, ठीक है, उसको नेक्स्ट क्रॉपिंग में वो ग्रो कराएंगे। तो ये जो है कन्वेंशनल ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है, तो जो बहुत सालों से हम यूज करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। देन मैनी प्रेजेंट डे क्रॉप आर द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन इन एंशिएंट टाइम, ठीक है। टुडे ऑल ओवर मेजर फूड क्रॉप आर डिराइव फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड वेराइटी। आज के जितने भी सीरियल्स वगैरह ये है, ये डोमेस्टिकेटेड वेराइटी हैं जो जनरेशन टू जनरेशन, मतलब सारे प्लांट सी सिंपल है, पहले तो एग्रीकल्चर थी नहीं, फिर डोमेस्टिकेशन किया गया, तो आज जितने भी हम देख रहे हैं ये सारी डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स ही हैं। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन। अब हमने कन्वेंशनल देख लिया, और क्लासिकल में ये होता है कि जैसे जो कुछ भी है दैट इज TTRR
होमोजाइगस कंडीशन। प्योर लाइन क्या होता है? प्योर लाइन दैट इज हमने जेनेटिक्स कंप्लीट की हुई है, तो प्योर लाइन दैट इज प्योर होमोजाइगस स्टेट में होना। तो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिए, इन्वॉल्व क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन। ठीक है, जैसे मैंने TTRR सिंपल। यहाँ पर एक चीज और समझिए, हम सिंगल क्रॉस डबल क्रॉस टर्म भी पढ़ते हैं। तो सिंगल क्रॉस जैसे लाइक मैंने ये लिया AA और इसको क्रॉस कराया BB, ठीक है, इधर मैं एक और CC इंटू DD क्रॉस करा रही हूँ। इनकी क्रॉसिंग से F1 जनरेशन मुझे CD मिल गई, ठीक है, इनकी क्रॉसिंग से मुझे मिल गई AB। अब मैं AB CD AA BB CC DD इनको क्रॉस कराती हूँ, तो मुझे F1 क्या मिल जाएगी? AB CD। तो ये जो है डबल क्रॉस है, ये और ये सिंगल क्रॉस है। तो यहाँ पर जो ये इस तरीके से होमोजाइगस लाइन हम चूज कर रहे हैं, यही जो है क्लासिकल ब्रीडिंग है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्लासिकल ब्रीडिंग होता है। तो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट विद डिजायरेबल ट्रेट ऑफ हायर यील्ड, न्यूट्रिशन एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज। ठीक है, हमने इस तरीके से होमोजाइगस लाइन को सिलेक्ट किया, उनके बीच में क्रॉसिंग कराई, और क्रॉसिंग देखो सिंपल सा है, जैसे ये F1 हमें मिला, ये ABCD। ठीक है, क्या किया था हमने इसके पहले, जो भी क्रॉस था AB AA BB CC DD। ठीक है, अब यहाँ पर हमें F1 जनरेशन मिली, ये इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, फ्लावर में फिर सीड का प्रोडक्शन हुआ, फीमेल फ्लावर जो भी होगा वो सीड प्रोड्यूस करेगा, उन सीड को हमने डाला और ये प्लांट हमें मिला। ठीक है, अब ये प्लांट मिला तो हम इसको स्टडी करेंगे कि इसमें हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, जैसे जो हम हाई प्रोडक्टिविटी बोल रहे हैं या डिजीज रेजिस्टेंस है, वो है कि नहीं। हमने क्या किया था, ये हमें ये प्लांट में ये इसके सीड मिले, इन सीड को बोया, ये प्लांट मिला। अब हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया कि ये कैरेक्टर आए हैं कि नहीं। हमने देखा कि हाँ ये कैरेक्टर आए हैं, तो हमने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया कि हाँ ये वाले प्लांट में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक थे वो आ गए हैं। तो मतलब आप ये समझिए कि हम ये देख रहे हैं और तुरंत ये मिल जाता है, ये मतलब तुरंत सिलेक्शन होता है नहीं। पहले हमने ये 2 प्लांट ग्रो कराया, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, सीड बना, उस सीड को बोया, फिर हमने ये प्लांट को देखा। ठीक है, फिर उस प्लांट में हमने अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स को फाइंड आउट किया, वो मिला तो हमने उसको सिलेक्ट किया। ये चीज बोल रहा है। ठीक है, विथ एडवांसमेंट इन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर, प्लांट ब्रीडिंग इज नाउ इंक्रीजिंगली बीइंग कैरिड आउट बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स टूल। अभी हम देख रहे थे कि हम अभी ये पेरेंट्स सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर उनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, फिर सिलेक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा भी और तरीके हैं प्लांट ब्रीडिंग के, जिसमें हम टिश्यू कल्चर यूज़ करेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूज़ करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करेंगे, जिसमें हम BT कॉटन और मतलब ये सारी चीज़, सारे इनका जो प्रोडक्शन कराया है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हो जाएगा। तो सिर्फ प्लांट ब्रीडिंग हम हाइब्रिडाइजेशन सिलेक्शन नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी और तरीके हैं, जिसमें हम टिश्यू कल्चर भी देख रहे हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी देख रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये और डिफरेंट टाइप क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। देन if we were to list the traits or character that the breeder have tried to incorporate into crop plant, the first we would list would be increase crop yield and improve quality। ठीक है, इसके अलावा हम क्या चाहेंगे, यही चीज़ हमारा प्रोडक्शन जो है, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाए, ये हमारी सबसे पहली चाहत होती है प्लांट ब्रीडिंग में। दूसरा ये है इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। ठीक है, अब जैसे जैसे अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि राजस्थान या मतलब जो जहाँ पे भी रेनफॉल कम होती है, तो वहाँ हम ऐसी ही वैरायटी को चूज़ करेंगे जो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन को अच्छे से टॉलरेट कर सके। ठीक है, ये पॉइंट बोल रहा है इंक्रीज टू टॉलरेट टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, जैसे सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्राउट, इन सबको टॉलरेट कर सके। ये नहीं कि ऐसी वैरायटी ग्रो कर ली है बाय द वे थोड़ा सा, क्योंकि मौसम में फ्लक्चुएशंस तो एनी टाइम चलते रहते हैं, आप किसी चीज़ की कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस साल मौसम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को टॉलरेट कर सके। रेजिस्टेंट टू पैथोजन, दैट इज डिजीज रेजिस्टेंस उसमें आ सके।
पेस्ट और इंसेक्ट्स के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस आ सके। दैट इज वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया और इंसेक्ट के अगेंस्ट भी, जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं उनमें, उनके अगेंस्ट भी उनमें रेजिस्टेंस हो। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम आर कैरिड आउट इन सिस्टमेटिक वे टू वर्ल्ड वाइड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल कंपनीज। गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ IARI, एक सिर्फ एक का ही मैं मतलब एक ब्रॉड वे में लेते हैं, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो न्यू दिल्ली में है, वो इन सब के लिए काम करता है। इसके अलावा अभी ये है कि कई सारी प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो भी ये रिसर्च करती हैं और इस तरीके से प्लांट ब्रीडिंग के प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, देन द मेन स्टेप इन प्लांट ब्रीडिंग, दैट इज नेक्स्ट है, द मेन स्टेप इन ब्रीडिंग अ न्यू जेनेटिक वेराइटी ऑफ ए क्रॉप आर, इसमें हो जाएगा कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। अब क्या क्या स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स का सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। ये हो सकता है ये मैनिपुलेट करके ये सीक्वेंस दे दे। तो यहाँ पर सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जब प्लांट ब्रीडिंग कराना है तो हमें पूरे जर्म प्लास को कलेक्ट करना पड़ेगा। एक कोई प्लांट स्पीशीज है सपोज एक्स, तो उसकी जितनी भी वेराइटीज़ हैं, जितने भी उसके वाइल्ड रिलेटिव्स हैं जो डोमेस्टिकेटेड नहीं है, उन सब के जीन्स को मतलब जर्म प्लास को कलेक्ट करके रखना होगा। ये जर्म प्लास कलेक्शन कहलाता है। फिर हमने बहुत सारे मतलब जीन्स उस हमारे पास प्रेजेंट है। अब हम प्लांट ब्रीडिंग कराने जा रहे हैं तो हमें चूज़ करना होगा ये हाइट का है, ये डिजीज रेजिस्टेंस का, जितनी बहुत सारी मतलब हम तो जो मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं उसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ करके बहुत खुश रहते हैं। लेकिन कोई भी यदि हम अपने आप को ही देखें तो हमें 1-2 जीन्स नहीं होते हैं, हज़ारों जीन्स होते हैं, 30,000 जीन्स की बात होती है। ठीक है, तो वैसे कोई भी प्लांट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रेट्स प्रेजेंट होंगे। अब उन ट्रेट्स में से हम सेकेंड स्टेप में उन ट्रेट्स को सेलेक्ट करेंगे कि हमें प्लांट ब्रीडिंग में क्या क्या, ऐसा कौन सा प्लांट बनाना है कि उसमें क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये बोल रहा है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। हमने पहले जर्म प्लास कलेक्ट किया, उसमें क्या किया हमने, उस स्पीशीज के जितनी भी वेराइटीज हैं उसके जितने वाइल्ड रिलेटिव यानी जो हम जिसे खेतों में नहीं उगा रहे हैं लेकिन वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्योंकि पहले तो सारे वाइल्ड ही थे, फिर हमने उसको डोमेस्टिकेट किया है। यदि आप वीट की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं तो जो है 2n = 14 क्रोमोसोम नंबर था उसके जो एंसेस्टर थे, जिससे हमने ट्रिटिकम एस्टाइवम को डोमेस्टिकेट किया है। ठीक है, तो हम यही लिखते हैं ना 2n = 6, x = 42। तो 6x क्या, x = 7 बताते हैं हम। ये सब हमने सॉल्व किया हुआ है अच्छे से। ठीक है, इसलिए मैं जस्ट रिकॉल ले रही हूँ इनका। तो ये जो ट्रिटिकम ड्यूरम और ये सब हैं, ये सब इनके वाइल्ड प्लांट्स हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमने कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी किया, दैट इज जितने भी जीन्स थे टोटल जीन्स को कलेक्ट किया, मतलब सारे प्लांट्स को कलेक्ट किया, उसके वाइल्ड रिलेटिव को कलेक्ट किया, उसकी सारी वेराइटीज़ को कलेक्ट किया। फिर उसके बाद हम चूज़ करेंगे कि हमें कौन क्या, अब जो हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हमें जो प्लांट प्रोड्यूस करना है या इस प्लांट को मैनिपुलेट करना है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर हमें चाहिए। तो हम जैसे सपोज मैंने डिजीज रेजिस्टेंस ले लिया, हीट टॉलरेंस ले लिया एंड तीसरा प्रोडक्टिविटी ले लिया। तो हमने इनमें से चूज़ किया कि किस में प्रोडक्टिविटी, किस प्लांट में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो इसमें यदि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो हम ये देख रहे हैं इसका वाइल्ड रिलेटिव है, इसमें हीट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इसका एक और वेराइटी है, ये डिजीज रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो हम इनके बीच में क्रॉसिंग कराएंगे। ठीक है, मतलब स्टेप वाइज स्टेप क्रॉसिंग कराएंगे। फिर हमें जो प्लांट मिलेगा तो उसमें डिजीज रेजिस्ट मतलब बहुत सारे प्लांट्स उगेंगे, लाइक 1000 मैं एग्जांपल के लिए ले रही हूँ। तो उसमें से कुछ में ही ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देंगे क्योंकि हमारा फोकस इन 3 पे है। बाकी लेकिन उस पर तो बहुत सारे गुण हैं ना, उसमें तो बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हैं। तो हमें फिर उनमें से जब ये हमने कर लिया, दैट इज सिलेक्शन कर लिया, इवैल्यूएशन मतलब पहले देख लिया कि किस प्लांट में क्या क्वालिटी प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हमने पेरेंट्स का सिलेक्शन किया, जैसे मैंने 3 को सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद हमने उनको हाइब्रिडाइज कराया। ठीक है, सेलेक्टेड प्लांट के बीच में जैसे 3 को सेलेक्ट किया, पहले 2 को क्रॉस कराया, फिर उससे जो प्रोजेनिस मिली उससे तीसरे को क्रॉस कराया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने थर्ड स्टेप में हाइब्रिडाइजेशन कराया। फिर उसके जो सीड मिले उनको बोया, 1000 प्लांट मिले, उनमें से हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें जो डिज़ायर था वो किन किन प्लांट में, तो उन प्लांट को हमने सेलेक्ट किया। तो सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, जिसमें प्रोडक्टिविटी भी आ गई, डिजीज रेजिस्टेंस भी आ गया और हीट रेजिस्टेंस भी आ गया। टेस्ट, फिर उसके बाद हम क्या, ये 4th स्टेप हुआ सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। फिर उसके बाद हम इसको टेस्टिंग करेंगे, रिलीज करेंगे और कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। तो जो भी हमें
प्लांट हमने सिलेक्ट किया इतनी सारी लंबी चौड़ी प्रोसेस के बाद, फिर उसको हम कई मतलब 3 ग्रोइंग सीजन तक, 3 सीजन, जैसे वीट को हमने किया तो 3 साल तक हम उसे ग्रो कराएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कंफर्म हो जाएंगे नहीं ये तो बेटर है, तो फिर हम उसकी सीड्स को बेचना चालू करेंगे, कमर्शलाइजेशन लेवल पर काम चलेगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स होते हैं। अब इन्हीं को फिर इन्होंने पूरा लंबा चौड़ा बोला हुआ है। तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी देखा था, फिर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट देखा था, मतलब पहले उनके पूरे गुणों को इवेल्युएट करो, फिर उसमें से पेरेंट्स को सिलेक्ट करो, फिर उनको क्रॉस हाइब्रिडाइज कराओ, फिर क्रॉस हाइब्रिडाइज कराने के बाद हमें वो जो प्रोजेनीज है उनमें से हमें डिजायर्ड प्लांट्स को सिलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद टेस्टिंग करनी होगी, फिर उसको हम कमर्शियल लेवल पर रिलीज करेंगे। तो ये स्टेप्स जो इसके पहले मैंने आपको बोला है, इनका सीक्वेंस जो है हमें मालूम होना चाहिए कि किसके बाद क्या स्टेप हम करने वाले हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देन यही कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम, क्योंकि हमें एक प्लांट चाहिए अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का, तो उसके लिए हम केवल हमारे सोचने से तो प्लांट नहीं बन जाएगा ना, वो ट्रेट पहले से प्रेजेंट होना चाहिए। अभी हम बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं। तो जब जो जीन शुरू से प्रेजेंट होगा तभी तो हम उस जीन को अपने प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ कर पाएंगे। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि मान लो डिजीज रेजिस्टेंस जीन है ही नहीं तो हम लाएंगे कहाँ से? अब म्यूटेशन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक ये समझिए, यदि हमको प्लांट ब्रीडिंग में, म्यूटेशन ब्रीडिंग में नहीं जाना है, हमें इस तरीके से क्लासिकल ब्रीडिंग में हम जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले ज़रूरी है कि हम जो कैरेक्टर चाह रहे हैं कि वो हमारे प्लांट में आ जाए, तो उसका जीन होना जरूरी है। यही चीज़ बोल रहा है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। इन मैनी क्रॉप प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम वाइल्ड रिलेटिव ऑफ द क्रॉप। जो हम रोज की खेती में उन वेराइटीज़ को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखो अधिकतर आप ये देखना, एक सिंपल सी चीज़ है, जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं उनमें डिजीज रेजिस्टेंस है, और जो हम कमर्शियली ले रहे हैं वो हाईली प्रोड्यूस हैं, हाईली प्रोडक्टिविटी दे रही हैं। तो यदि हमें इसको डिजीज रेजिस्टेंस बनाना है तो हम वाइल्ड रिलेटिव्स को स्टडी करेंगे, तो उनमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस तरीके का डिजीज रेजिस्टेंस जीन हमें देखने को मिल जाता है। तो इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो हमें हाई प्रोडक्टिविटी प्लस डिजीज रेजिस्टेंस दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को बोल रहा है। Then collection and preservation of all the different wild variety species and relative of the cultivated species is a prerequisite for effective exploitation of natural gene available in the population. Clear? ठीक है, वही चीज़ है कि हम कलेक्ट करेंगे और फिर हम उस जीन को एक्सप्लॉइट करेंगे। दैट इज सिंपल, हम अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में उसको यूज कर पाएंगे। द एंटायर कलेक्शन हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील, को देखिए, द एंटायर कलेक्शन having all the diverse allele for all gene in a given crop is called germplasm collection. That is उसके सारे जीन होना। ठीक है, जो हमारे काम के हैं और जो हमारे काम के नहीं भी है, उस प्लांट स्पीशीज के वेराइटीज, उनकी वाइल्ड रिलेटिव, सबका जो सारे जीन को जो हम कलेक्ट करते हैं वो कहलाता है जर्मप्लाज्म कलेक्शन। दैट इज ऑल जीन्स, एक जीन के जितने भी अलील्स हैं वो सारे के सारे उसमें प्रेजेंट होंगे, ऑल जीन्स, एंड उन सभी जीनों के सभी अलील्स को कलेक्ट करना, दैट इज जर्मप्लाज्म कलेक्शन। फिर सेकेंड स्टेप था इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। ये हमें समझ में आ चुका है, हम इतने सारे जीन हैं, इतने सारे हमें मिल चुके हैं, उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारे काम का कौन सा जीन है। ओके, देन इवैल्यूएशन, इसमें बोल रहा है द germplasm is evaluated so as to identify plant with desirable combination of character. The selected plant are multiplied and used in the process of hybridization. ठीक है, then pure line are created wherever desirable and possible. प्योर लाइन हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, हमेशा याद रखिए, दैट इज सेल्फिंग से, इन ब्रीडिंग से हम प्योर लाइन क्रिएट करते हैं। देन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट, हमने चूज किया, उनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। The desired characters have very often to be combined from two different plants. For example, high protein quality of one parent may need to be combined with disease resistant
from another plant. This is possible by cross hybridizing the two parents to produce hybrid that genetically combine the desired characteristic in one plant. उसमें प्रोटीन क्वांटिटी भी ज़्यादा आ जाए और दूसरा उसमें डिजीज रेजिस्टेंस भी आ जाए। पर ये इतना आसान नहीं होता है। हम मतलब ये अब देख लो, हमने इसके पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में इमैस्कुलेशन वगैरह की प्रोसेस पढ़ी थी। वो इमैस्कुलेट कराएंगे, उसकी बैगिंग करवाएंगे, उसके बाद फिर डिजायर्ड पॉलन से उसको हाइब्रिडाइज कराएंगे, फिर उसकी बैगिंग करेंगे, फिर उसमें सीड बनेगा, फिर इस सीड को बोएंगे। बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। और उसके बाद ये होता है कि 1000 सीड्स मिले हैं, उन 1000 सीड्स को हमने बोया, ज़मीन पे लगाया, तो उस 1000 सीड में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस हमने ये देख लिया किया और हमारे मन का प्लांट मिल गया। तो बहुत ही लंबी चौड़ी और मेहनत वाली प्रोसेस होती है। दिस इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि एक टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? सीड हुआ, सीड को बोया गया, फिर वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, फिर फ्लावरिंग करेगा, फिर उसके बाद उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद उसमें सीड का डेवलपमेंट होगा, फिर उस सीड को हम ग्रो कराएंगे। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। This is a very time consuming process and tedious process, since the pollen grain from the desirable plant chosen as male parent have to be collected and placed on the stigma of the flower selected as female parent. Also, it is not necessary that the hybrid do combine the desirable characters. Usually only one in few hundred to 1000 crosses show the desirable combination. इतनी मेहनत की, उसके बाद कुछ प्लांट मिलेंगे और उन कुछ प्लांट को हमें फिर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है। So then selection and testing of superior recombinant. This step consists of selecting among the progeny of the hybrid those plants that have the desired character combination. हम उनको choose कर लेंगे। The selection process is crucial to the success of the breeding objective and require careful scientific evaluation of the progeny. पूरा यहीं पर बेस है। हमने इतना सारा काम किया, अब हमारी मतलब ये सारी चीज़ें करते आ रहे हैं। अब हमें प्रोजेनीज जो बननी है, डेवलप हुई हैं, उनमें से हमें डिज़ायरेबल प्लांट्स को सिलेक्ट करना होगा। फिर उसमें हम इनब्रीडिंग कराते हैं कि जिससे कई करेक्टर्स हैं ना। मैंने ये बोला कि हम मेंडल के क्रॉस में हम डाई हाइब्रिड पढ़ के खुश हैं, लेकिन यहाँ हजारों करेक्टर हैं। तो उन जो हमारे डिज़ायरेबल करेक्टर हैं उनको इनब्रीडिंग के थ्रू हम स्टेबलाइज करेंगे। और फाइनली हम जैसे सपोज हमें TTRR चाहिए, तो ये हो सकता है TTRR हमें मिला हो, तो हम इसकी इनब्रीडिंग कराएंगे तो हमें 9331 का रेशियो मिलता है। सेग्रीगेट हो गए अनडिजायरेबल करेक्टर। इन 9 में हमें मिला है और 9 में हमें कितना, सिर्फ एक ही तो TTRR मिलता है। ये हमें फाइंड आउट कर चूज बनाना है थ्रू इनब्रीडिंग प्रोसेस, जिससे कि फिर हम इसको जब किसानों को दें तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो कि ये चीज़ उन्हें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उनको सेग्रीगेशन वाली प्रॉब्लम नहीं फेस करानी है। हमें पूरा की पूरा खुद से ही ये पूरी इनब्रीडिंग करके जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर हैं उनको स्टेबल करना है, यानी उनको होमोजाइगस स्टेट में ला करके रखना है। ठीक है, दिस स्टेप यील्ड प्लांट दैट आर सुपीरियर टू बोथ ऑफ द पेरेंट। वेरी ऑफन मोर देन वन सुपीरियर प्रोजेनी प्लांट में बिकम अवेलेबल। ठीक है, These are self pollinated for several generation। जो इनब्रीडिंग की मैंने बोली, TTRR लाने की बात की है। These are self pollinated for several generation till they reach a state of uniformity, homozygosity, so that the characters will not segregate in the progeny। ठीक है, अब TTRR आ गया, कैपिटल TT कैपिटल RR आ गया, तो अब वो तो ऐसा नहीं होगा ना कि उसमें कोई स्मॉल t या स्मॉल r आएगा। हमें कैपिटल T और कैपिटल R वाला ही डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए था। जब वो होमोजाइगस स्टेट में आ गया तो हम अब हैप्पी हैं कि हमें जो काम करना था वो हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अभी हमने देख लिया, अब हमारे पास TTRR जैसे जो भी डिज़ायरेबल कैरेक्टर हैं वो वाला प्लांट हमें मिल चुका है। अब फिर हम इसकी टेस्टिंग कराएंगे। हमने तो डिज़ायर कैरेक्टर ले आए, लेकिन हम कहाँ ग्रो करा रहे हैं, वो वहाँ पर सक्सेसफुल ग्रो हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो प्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये सब चीज़ें भी फिर हमें चेक करनी होती है। तो टेस्टिंग यही प्रोसेस है। दैट इज़ the newly selected lines are evaluated for their yield and the other agronomic traits like हमने disease resistance या environmental stress tolerance को देखा है, तो उनको चेक करेंगे हम। ये evaluation is done by growing this in the research field। पहले हम इसको रिसर्च फील्ड में ग्रो कराएंगे, फिर रिकॉर्डिंग देयर जो भी हम फाइंडिंग्स होते हैं वो पूरा की पूरा इवेल्युएट की जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी।
अंडर आइडियल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, जो भी उसको उनको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम देना है, जो भी फर्टिलाइजर हमें उन्हें देना है वो दे करके उनकी स्टैंडर्ड मतलब एसओपी जो होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है कि कितना फर्टिलाइजर देना है, कितना वाटर सप्लाई करना है, किस उसमें रखना है, तो ये रिसर्च फील्ड में हम इनको सब आइडियल कंडीशन दे करके ग्रो करवाएंगे और उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कितना फर्टिलाइजर देना है, इरिगेशन प्रॉपर करना है, और जो भी प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं क्रॉप एग्रीकल्चर में वो सभी प्रोवाइड करा करके फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा, द इवेल्युएशन इन रिसर्च फील्ड इज फॉलोड बाय टेस्टिंग द मटेरियल इन फार्मर्स फील्ड। ये तो हमने रिसर्च में एक स्टैंडर्ड कंडीशंस में सब चीज़ें प्रोवाइड की कि भाई इस टाइम पे हमें फर्टिलाइज़र देना है, इतना हमें इरिगेशन इस ड्यूरेशन में हमें इरिगेट करना है, और भी जो भी करना है वो सब किया। इसके बाद फिर जो फार्मर जिस तरीके से ग्रो करते हैं क्रॉप, उनको दिया जाएगा, उनको बता दिया जाएगा इसके बारे में, और वो तो 3 ग्रोइंग सीजन तक ये फार्मर मतलब एग्रीकल्चर, एक नॉर्मल एग्रीकल्चर फील्ड में, रिसर्च एरिया में नहीं, नॉर्मल एग्रीकल्चर फील्ड में इनको ग्रो कराया जाएगा। ठीक है, फॉर एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन एट सेवरल लोकेशन इन द कंट्री रिप्रेजेंटिंग ऑल द एग्रोक्लाइमेटिक जोन वेयर द क्रॉप इज यूजुअली ग्रोन। अब जैसे गेहूँ बहुत इंडिया के बहुत सारे एरिया में ग्रो करता है, तो कहीं बहुत कम पानी मिल रहा है, कहीं ज़्यादा पानी मिल रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, कहीं कम टेम्परेचर है, तो इन सभी एग्रोक्लाइमेटिक जोन में उस वैरायटी को रिलीज़ किया जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। फिर आज के टाइम में मतलब ये तो हमने डेवलप किया, और आज के टाइम में जो सबसे अच्छी वैरायटी जो प्रोड्यूस दे रही है वीट की जो वैरायटी है, उससे फिर हम उसको कंपेयर करेंगे कि हाँ हमने जो बनाया है वो और बेहतर है कि नहीं है। नहीं तो जो पहले से था यदि उससे अंडर एस्टिमेट, उससे कम है, तो हम क्यों कम वाले को क्यों रिलीज़ करेंगे, हमें तो ज़्यादा को ही रिलीज़ करना है ना। तो उससे जो एक स्टैंडर्ड जो अभी तक में जो सबसे बेस्ट है उससे भी कंपेयर किया जाता है। ओके, तो यही बोल रहा है द इवेल्युएशन इन रिसर्च फील्ड इज फॉलोड। उसके बाद क्या किया जाता है, बाय टेस्टिंग द मटेरियल इन फार्मर्स फील्ड फॉर एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन एट सेवरल लोकेशन इन द country representing all the agroclimatic zone where the crop is usually grown. Okay, the material is evaluated in comparison to best available local crop. यही चीज को बोला, देखना होगा कि उससे भी बेहतर बनाया है कि उसी के बराबर है या उससे कम है, उसी के बराबर है या उससे कम है, तो हमारी इतनी मेहनत पानी में जाती है। ठीक है, तो अ चेक और रेफरेंस कल्टीवर। देन इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री। एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर, हाँ अब जो यदि हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो जीडीपी जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, मतलब हमारा देश जो प्रोड्यूस करता है, उत्पादन जो होता है उसका 33% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और दैट इज यही बोल रहा है एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 33% ऑफ इंडियाज जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉयज नियरली 62% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो 62% लोग लगे हुए हैं, 100 में से 62 लोग 62% एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, और प्रोड्यूस है हमारा दैट इज 33%। ओके, देन आप एक चीज़ और याद रखिए, अभी जब ये साल का जब यदि हम इकोनॉमिक के जीडीपी का देखें तो सिर्फ एक एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जो पॉजिटिव डिजिट में गया था, सम 6%, आई थिंक एग्जैक्टली मैं नहीं बता पा रही हूँ, बट केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जिसके डिजिट के सामने प्लस लगा हुआ था। बाकी पूरा जो है यदि इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी देखा जाए तो -23% गया था। ठीक है, इतना कम गया था, -23 गया था। तो थैंक्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी अभी भी चल रही है अच्छे से। ठीक है, तो क्योंकि सीरियसली क्योंकि सारी फैक्ट्रीज बंद थी इस ड्यूरेशन में। अभी जो ये पीरियड निकला उस समय भी यही हाल हुए हैं। तो पहले वाले उसमें तो ये था कि कोरोना गांवों में नहीं पहुंचा था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत अच्छा मतलब औरों के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म किया था। इस बार का भी देखिए, ठीक है, क्योंकि इस बार सभी जगह फैला है, गांवों में भी फैला था। तो यहाँ पर है नेक्स्ट, आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस वन ऑफ द मेन चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री वाज दैट ऑफ प्रोड्यूसिंग इनफ फूड फॉर देयर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्लियर, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की पॉपुलेशन 35 करोड़ थी, विच इज़ नाउ 136 करोड़, 1.36 बिलियन। ओके, तो इतनी बढ़ रही है, तो एक इंडिया के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हम फूड प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करें।
As only limited land is fit for cultivation, India has to strive to increase yield per unit area from existing farmland. ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि हम एरिया तो सबका, जिसके पास जितना जितना एरिया है, जितने खेती की ज़मीन है, वो तो उतनी ही रहेगी। हम क्या कर सकते हैं, बेटर वैरायटी को उगा करके हम वहाँ से फार्म प्रोड्यूस को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है। Then the development of several high-yielding variety of wheat and rice in the mid-1960s, that is about, it is telling about Green Revolution. ठीक है, wheat and rice in the mid-1960s as a result of various plant breeding technique led to dramatic increase in food production in our country. This phase is often referred to as the Green Revolution. ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको याद रखना है, इस इमेज में भी सोनालिका जो है व्हीट की है, व्हीट वैरायटी है। P1542 जो है ये मटर की है, पाइसम सेटाइवम, मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, गार्डन पी। तो इन दो का नाम आपको याद रखना है, ये हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं। देन व्हीट एंड राइस ड्यूरिंग द पीरियड 1960 to 2000। अब ये देखो, इस ड्यूरेशन में, दैट इज 40 years में, व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम, जहां 1960 में 11 मिलियन टन्स होता था, 2000 में ये 75 मिलियन टन्स हो गया। राइस का प्रोडक्शन जो कि 35 मिलियन था, वो 89.5 हो गया। ठीक है, तो व्हीट का प्रोडक्शन तो ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ, ये जस्ट डबल से थोड़ा ज़्यादा हुआ, ये तो बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, और इसी वजह से हम सरप्लस को एक्सपोर्ट कर पाए। दिस वॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्रॉप वेराइटी ऑफ व्हीट एंड राइस। तो यहाँ व्हीट एंड राइस की जो सेमी ड्रॉप वेराइटी थी, देखो पहले लंबे होते थे, तो जब इनकी बालियाँ लगती थी तो ये बालियों, मतलब गेहूं की बालियाँ, यानी जो गेहूं के दाने जो लगने वाले हैं, उनके बोझ से ये प्लांट टूट जाते थे। सेमी ड्रॉप वेराइटी में ये हुआ कि ये चीज, मतलब दैट इज गिरते नहीं थे। तो सेमी ड्रॉप वेराइटीज जो हैं वो व्हीट एंड राइस के हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के लिए इस कारण से जानी जाती है। और यहाँ पे याद रखिए, जो व्हीट का जो सेमी ड्रॉप के लिए जो जीन है वो नॉरिन 10 है, और जो राइस का है वो DG वूजन है, DIDGJE है या ZEE है, वू WOO जन। ठीक है, ZEN। तो DG वूजन राइस का, राइस की शॉर्टनेस या डॉफनेस के से रिलेटेड जो जीन है वो DG वूजन है, और व्हीट की शॉर्टनेस या सेमी ड्रॉप वेराइटी के लिए जो जीन है दैट इज नॉरिन 10 है। ओके। देन नोबेल लॉरिएट नॉर्मन E. बोरलॉग एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको। आपको इस इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर सेमी ड्रॉप व्हीट को डेवलप किया गया था। In 1963 several varieties such as सोनालिका, इस नाम को याद रखिए आप, सोनालिका याद रखिए। और ये इंटरनेशनल, ये जो नाम है वो पूरा, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको, यहाँ पर ड्वार्फ व्हीट वैरायटी डेवलप की गई थी। और 63 में सेवरल वेराइटीज सच एज सोनालिका, कल्याण सोना, which were high yielding and disease resistant, were introduced all over the wheat growing belt of India. ठीक है, तो इन वेराइटीज का नाम याद रखना होगा। सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटी वर डेराइव फ्रॉम IRA, डेवलप एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिलीपींस, मनीला में डेवलप किया गया था, एंड ताइचुंग नेटिव 1 ताइवान से। ठीक है, DG वूजन। The derivative were introduced in 1966, later better yielding semi-dwarf variety जया एंड रत्ना। तो हमने यहाँ पर व्हीट की वैरायटी के नाम में देखा था सोनालिका एंड कल्याण सोना, एंड राइस की वैरायटी में जया एंड रत्ना देख रहे हैं सेमी ड्रॉप वैराइटीज। ठीक है, देन अब इतना हमने यहाँ पर जो कुछ भी है इंस्टीट्यूट के नाम देखे हैं, नॉर्मन बोरलॉग का नाम देखा, सोनालिका, कल्याण सोना व्हीट की वैरायटी देखी, सेमी ड्रॉप वैरायटी, और जया रत्ना हमने राइस की वैरायटी देखी। देन IR8 से डेवलप की गई हैं ये दो, जया रत्ना। देन अब शुगर केन की बात करते हैं, तो सेक्रम बारबेरी और सेक्रम ऑफिसिनेरम की स्टोरी है इसमें। सेक्रम बारबेरी वेस्ट यूपी, मतलब यूपी में, यूपी जो एक बड़ा बेल्ट है शुगर केन प्रोडक्शन का, लेकिन वहाँ पर जो वैरायटी ग्रो कराई जाती थी वो सेक्रम बारबेरी थी, लेकिन वो प्रोडक्शन हाई नहीं था। साउथ में जो वैरायटी ग्रो कराई जाती थी सेक्रम ऑफिसिनेरम,
जिसका स्टेम जो था थिक था, फ्लैशी था, ठीक है, थिक स्टेम और उसमें फ्लैशी था, हाई शुगर कंटेंट था। लेकिन ये यदि हम सोचे कि सैक्रम ऑफिसिनेरम को हम ला करके हम वेस्टर्न यूपी में, वेस्टर्न यूपी मेन बेल्ट है इसका शुगर केन प्रोडक्शन का, वहाँ ग्रो करा लें तो सैक्रम ऑफिसिनेरम जो है वहाँ ग्रो नहीं कर पाता था। क्या सॉल्यूशन ढूंढा कि सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफिसिनेरम के को क्रॉस हाइब्रिडाइज कराया जाए और उससे जो प्रोजेनिस मिलेंगी उनमें क्या हो जाएगा। देखो ये तो उग रही थी लेकिन प्रोड्यूस नहीं दे पा रही थी और ये वहाँ उग नहीं पा रही थी, तो यही किया, इनके बीच इनको हाइब्रिडाइज कराया तो जो प्रोजेनिस मिली वो यूपी में ग्रो कर पा रही थी और उसमें थिक स्टेम था और शुगर कंटेंट भी हाई था। तो ये प्रॉब्लम से मतलब यूपी में फिर इस तरीके से शुगर का प्रोडक्शन इंक्रीज किया। नॉर्थ की पूरी बात कर रहा है वैसे। सैक्रम बारबेरी वॉज ओरिजिनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया बट हैड पुअर शुगर कंटेंट एंड यील्ड। ट्रॉपिकल केन ग्रोन इन साउथ इंडिया सैक्रम ऑफिसिनेरम। तो आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा दैट इज ऑफिसिनेरम बेसिकली कहाँ ग्रो कराया जाता है, बर्बेरी कहाँ ग्रो कराया जाता है, किसका प्रोड्यूस हाई था और फिर कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया, दैट इज क्रॉसिंग बिटवीन बर्बेरी, सैक्रम बर्बेरी एंड सैक्रम ऑफिसिनेरम। ठीक है, then these two species were successfully crossed to get sugarcane variety combining the desirable quality of high yield, thick stem, high sugar and ability to grow in sugarcane's area of the North India. Then millets, जिसको मोटा अनाज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हाइब्रिड मेज, ज्वार, बाजरा। ज्वार जो है सॉर्गम वल्गेयर होता है, बाजरा जो होता है हॉर्डियम होता है एंड सक्सेसफुली डेवलप इन इंडिया। और जो जई होता है उसे ओट कहते हैं, दैट इज एवेना। ठीक है, एवेना सेटाइवा बोलते हैं। हाइब्रिड ब्रीडिंग हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटी रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। इनको जो डेवलप किया गया है वाटर स्ट्रेस कंडीशन के लिए डेवलप किया गया है। देन प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। तो अभी तो हमने ये हाई यील्डिंग का केस देखा, अब हम डिजीज रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। डिजीज रेजिस्टेंस में तो मेन जो काम करना है वो आप लोगों को ही काम करना है उसमें, क्योंकि जितने भी चार्ट दिए हुए हैं किसकी वैरायटी है और किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, ये कुछ 8 या 10 प्लांट के नाम दिए हुए हैं जो आपको बिल्कुल बाय हार्ट करके रखना है। ठीक है, तो अब डिजीज रेजिस्टेंस में देखते हैं, हमें बेसिक्स इनके क्लियर है अभी कि क्या किस तरीके से हम डेवलप करा रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग को हम किस तरीके से यूज कर पा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर डिजीज रेजिस्टेंस में बोल रहा अ वाइड रेंज ऑफ फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजन अफेक्टेड द यील्ड ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप स्पीशीज स्पेशली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, ये है इसमें दैट इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ह्यूमिड वगैरह रहता है तो इन सब की ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से हो पाती है, तो इसलिए ये प्लांट पैथोजन बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल एरिया के प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। क्रॉप लूजेस कैन ऑफन बी सिग्निफिकेंट, 20 से 30% हम इनकी भेंट चढ़ा देते हैं इन पैथोजन्स को। ठीक है, सम टाइम यदि ज़्यादा सीवियर अटैक हो गया तो पूरी की पूरी क्रॉप लॉस हो जाता है। इन दिस सिचुएशन ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवर्स रेजिस्टेंट टू डिजीज एनहांस फूड प्रोडक्शन। ठीक है, और इसके साथ यदि हम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी दैट इज बैक्टीरियोसाइड यानी जो भी हम केमिकल स्प्रे करते हैं इनको ख़त्म करने के लिए उनके ऊपर भी हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। ठीक है, अ वाइड रेंज ऑफ वी हैव डन ऑल दिस। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। Then resistant of the host plant is the ability to prevent the pathogen। अब रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी तरीके से प्लांट उस डिजीज मतलब उस पैथोजन को डिजीज प्रोड्यूस करने से रोक सके, ये जो होता है रेजिस्टेंस होता है कि हाँ वो वहाँ ग्रो भी कर रहा है, वो पैथोजन वहाँ आया भी लेकिन वो डिजीज नहीं प्रोड्यूस कर पाया, ये चीज़ जो है डिजीज रेजिस्टेंस है। और इसमें हम बीटी कॉटन बहुत अच्छे से देखते हैं, लेकिन वो बायोटेक्नोलॉजी तरीका है। रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट प्लांट इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग डिजीज। ठीक है, एंड इज डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होस्ट प्लांट।
और ये डिजीज रेजिस्टेंस किसके थ्रू किस पर निर्भर करेगा, उसके प्लांट के जीन्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यही बोल रहा है। Resistance of the host plant is the ability to prevent the pathogen from causing disease and is determined by the जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्लांट। और कहीं से तो आएगा ही नहीं। जो भी क्वालिटी आ रही है, चाहे हाई यील्डिंग की क्वालिटी आ रही है, चाहे डिजीज रेजिस्टेंस की क्वालिटी आ रही है, चाहे एनवायरमेंट टॉलरेंस की या स्ट्रेस टॉलरेंस की कैपेबिलिटी आ रही है, वो प्लांट के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट से ही आएगी और कहीं से नहीं आएगी। ठीक है, तो जस्ट हमें कोई भी, हम किसी के लिए बोलते हैं कि उसका इम्यून बहुत स्ट्रांग है, तो वो क्या, वो फैक्टर क्या है, एक्चुअली उसका जेनेटिक फैक्टर है। या कोई वीक है तो वो उसका जेनेटिक फैक्टर है। तो जो भी प्लांट में क्वालिटी दिखाई दे रही है वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से ही आएगी। बिफोर ब्रीडिंग इज अंडरटेकन इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब जैसे हम सपोज एक एक्स डिजीज के अगेंस्ट इस ए प्लांट को रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो हमें इसके बारे में, इस पैथोजन के बारे में पूरा नॉलेज होना जरूरी है कि हम उसको कहाँ पर इन्फेक्शन से रोक सकते हैं। तो यही चीज बोल रहा है अबाउट द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब यदि आप दुश्मन को घेरना चाहते हो तो उसकी हर हरकतों पे हमें नज़र रखनी पड़ती है, यानी हमें उसके बारे में हर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यही चीज बोल रहा है। सम ऑफ द डिजीज कॉज बाय फंजाई, तो रस्ट, तो यहाँ पर इनका जरूर याद रखना कि ये किसके कॉजेटिव एजेंट हैं। ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट जो है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा से होता है। इसके अलावा ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई से होता है। और येलो रस्ट जो है वो पक्सीनिया स्ट्रेफॉर्मिस से होता है। इनके नाम याद रखिएगा। रेड रॉट ऑफ शुगर केन जो है दैट इज कोलिटोट्राइकम फाल्केटम से है। कोलिटोट्राइकम फाल्केटम जो ड्यूटेरोमाइसिटिस का मेंबर, ठीक है। पक्सीनिया किसका मेंबर है, दैट इज बेसिडियोमाइसिटिस का। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है फेमाइन ऑफ आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। इससे जो डिजीज होती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है डिजीज का नाम है। और ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है जो कि फाइकोमाइसिटिस का मेंबर है। ठीक है, इसके अलावा एक और याद रखिएगा, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ये हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी से होता है। और ये फेमाइन ऑफ बंगाल, मतलब पूरी बंगाल की धान की फसल को ख़त्म कर दिया था। जैसे मैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फेमाइन ऑफ आयरलैंड बोल रही हूँ, तो वहाँ पूरी पोटैटो की क्रॉप, आलू की क्रॉप जो है ख़त्म हो गई थी और उसके कारण भुखमरी का सामना करना पड़ा था। वैसे ही बंगाल में हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी ये फंजाई का नाम है, जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और ये वाली डिजीज़ के कारण बंगाल ने एक भुखमरी दैट इज फेमाइन अकाल देखा था। ठीक है। अब ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर जो है जेंथोमेनोस कैम्पेस्ट्रिस के थ्रू होता है। क्लियर। तो इनका नाम दिया है, इन चार का तो आपको बहुत अच्छे से नाम याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो तो फेमाइन ऑफ आयरलैंड का बोला मैंने, तो 1943 में बंगाल का फेमाइन को भी याद रखिए, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी फेमाइन ऑफ बंगाल। ठीक है। देन ये हमने देख लिया ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर दैट इज हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी। और वायरस से होने वाली टोबैको मोज़ेक वायरस, टर्निप मोज़ेक वायरस, ये तो सीधे वायरस ऐड ऑन कर दो उसमें। Then method of breeding for disease resistance. Breeding is carried out by the conventional breeding technique or by mutation breeding. ठीक है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इज दैट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सेलेक्शन। वही आप जंप प्लास कलेक्ट करो, फिर चूज करो, फिर हाइब्रिडाइज करो, फिर सेलेक्ट करो, फिर टेस्टिंग करो। ठीक है। Then it's a step for essentially identical to those for breeding for any other agronomic character such as high yield. वही चीज, वही 5 स्टेप कर दो। The various sequential steps are screening germplasm for resistance source, hybridization of selected parent, selection and evaluation of the hybrid, testing and releasing of the new variety. Some crop variety bred by hybridization and selection for disease resistant to fungi. अब ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद करना है। Wheat, इसकी जो वैरायटी है हिमगिरी, जो कि लीफ एंड स्ट्राइप ट्रस्ट एंड हिल बर्न के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। ब्रेसिका, पूसा स्वर्णिम, वाइट ट्रस्ट। ठीक है। कॉलीफ्लावर, पूसा सुब्रा, पूसा स्नोबॉल K1, ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट
के अगेंस्ट, काउपी पोसा कोमल बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट, चिली पूसा सदाबहार, चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस एंड लीफ कर्ल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। तो ये चार्ट तो आपको ये पूरा मतलब पूरा इस ये 1 2 3 4 5 ही दिया हुआ है और आप लोगों ने कर भी लिया होगा, बट फिर भी यदि नहीं किया है तो इस चार्ट को बहुत अच्छे से याद करिए। और इसके बाद हम एक इंसेक्ट्स का भी चार्ट पढ़ेंगे, इंसेक्ट डिजीज वाला चार्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। देन कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज ऑफन कॉन्स्टेंट बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ, अब प्रॉब्लम क्या है कि अब मान लो हमें डिजीज रेजिस्टेंस किसी प्लांट को बनाना है लेकिन उससे रिलेटेड जीन ही नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक और टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं। म्यूटेशन का को सबसे पहले ह्यूगो डी विरिज ने बताया था, सॉल्टेशन याद करिए, इवोल्यूशन टॉपिक। देन एक्चुअली जो म्यूटेशन यहाँ पर क्या किया जाता है कि हम प्लांट ब्रीडिंग के केस में, सब एनिमल के केस में तो हमने देखा था H.J. मुलर ने ड्रोसोफिला में रेडिएशन को यूज़ किया था और स्टाडलर ने प्लांट के केस में रेडिएशन को यूज़ किया था। प्लांट्स पार्ट्स को रेडिएट कराया था गामा रेडिएशन से और फिर म्यूटेंट को प्रोड्यूस कराया था। म्यूटेशन यानी चेंज इन DNA, ठीक है। तो यहाँ पर कन्वेंशनल अब यही चीज़ बोल रहा है कि अब जब जीन ही नहीं मिलेगा तो फिर हम उसको जीन को कैसे डेवलप करें, तो हम म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू डिजीज रेजिस्टेंस जीन को डेवलप करेंगे। और यहाँ पर मैंने साइंटिस्ट के नाम में बताया, ह्यूगो डी विरिज ने म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले बताया, फिर मैंने H.J. मुलर ने एनिमल के केस में रेडिएशन का यूज़ करके म्यूटेशन जनरेट कराया था और L.J. स्टाडलर ने प्लांट के केस में म्यूटेशन ब्रीडिंग को यूज़ किया था, ठीक है, म्यूटेशन इंड्यूस कराया था। तो इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लांट थ्रू डाइवर्स मीन एंड देन स्क्रीनिंग द प्लांट मटेरियल फॉर रेजिस्टेंस समटाइम लीड टू डिजायरेबल जीन बीइंग आइडेंटिफाई। अब जब आप रेडिएट करेंगे, जैसे सपोज गामा रेडिएशन हम डालते हैं किसी प्लांट पार्ट पे, तो फिर जो भी हमें सीड मिले फिर वही हम उनको बोएंगे, फिर हम देखेंगे उनसे सीड से पौधे निकले, फिर हम वो पर्टिकुलर पैथोजन को इन्फेक्ट कराएंगे। अब ये देखेंगे कि वो रेजिस्टेंट है कि इन्फेक्ट हो जा रहा है, तो वही प्रोसेस में सिलेक्शन वगैरह की प्रोसेस इसमें भी आ जाएगी, वही चीज़ को ये बोल रहा है। Plant having these desirable character can then be either multiplied directly or can be used in breeding, ठीक है। अब इस तरीके से हमें म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट मिल गए हैं, तो या तो हम सीधे कल्टीवेशन में ले लें या उसको हम ब्रीडिंग प्रोग्राम में ले लें कि उसको हाई यील्डिंग वैरायटी के साथ कंबाइन करवा दें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। अदर ब्रीडिंग मेथड दैट आर यूज्ड आर सिलेक्शन अमंग सोमा क्लोनल वेरिएंट एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अभी हमने देखो कन्वेंशनल ब्रीडिंग की बात की, थोड़ा सा हमें म्यूटेशन ब्रीडिंग के बारे में बताया गया। अब ये बता रहा है कि इसके अलावा हम सोमा क्लोनल वेरिएंट एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब स्टेप वाइज हम आते जा रहे हैं। सोमा क्लोनल वेरिएंट अभी हम देखेंगे, इसको टिश्यू कल्चर में हम देखेंगे, ओके। Mutation is the process by which genetic variation are created through changes in the base sequence within gene or within DNA, resulting in the creation of a new character or trait not found in the parental type, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज हो गया, दैट इज म्यूटेशन हो गया, और इस म्यूटेशन के कारण हो सकता है कि हमें डिजीज रेजिस्टेंस या और कोई कैरेक्टर हमें देखने को मिल जाए प्लांट्स में। देन इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियली थ्रू यूज ऑफ केमिकल और रेडिएशन, लाइक गामा रेडिएशन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, L.J. स्टाडलर का जो मैं नाम ले रही हूँ बार बार, एंड सेलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट दैट हैव द डिजायरेबल कैरेक्टर एज अ सोर्स ऑफ ब्रीडिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग। मूंग बीन में क्या किया गया है, क्या अचीवमेंट है हमारी, मूंग बीन में रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस, मूंग ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है। H.J. मुलर ने सबसे पहले गामा रेडिएशन यूज़ किया था, उन्होंने पहले 1927 भी यूज़ किया था। H.J. स्टाडलर ने प्लांट में इसी चीज़ का यूज़ 1928 में किया था, तो पहले का पूछता है तो H.J. मुलर है, ठीक है। मूंग बीन में हमने क्या अचीव किया है, रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू, मूंग बीन के अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू और येलो मोज़ेक वायरस, इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस को ऑब्टेन किया है थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग। Several wild relative of different cultivated species of plant have been shown to have certain resistance character but have very low yield, ठीक है। Hence there is a need to introduce the resistant gene into the, वही हमने रेजिस्टेंस से अचीव कर लिया लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है ज़्यादा, तो हम इसको हाइब्रिडाइज कराएंगे हाई यील्डिंग प्लांट के साथ, तो दोनों चीज़ें कंबाइंड हो जाएंगी। रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस इन भिंडी,
लेडी फिंगर, ठीक है। रेजिस्टेंट टू येलो, ये फिर क्वेश्चन हो सकता है। इन भिंडी, एबेल मॉस्कस esculentus was transferred from a wild species and result in a new variety of A. esculentus called परभानी क्रांति, ठीक है। परभानी क्रांति जो है म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू इसको डिजीज रेजिस्टेंस किया गया एंड उसके बाद उसको हाई उसमें ट्रांसफ़र किया गया था, हाई यील्डिंग वैरायटी में ट्रांसफ़र किया गया था। तो इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग। Then all the above example involve source of resistant gene that are in the same crop species which has to be bred for disease resistance or in a related wild species. Okay. Transfer of resistance gene in achieved by sexual hybridization बिटवीन द टारगेट एंड द सोर्स प्लांट फॉलोड बाय द सिलेक्शन। वो हम कई बार पढ़ चुके हैं कि वही चीज़ है कि बार बार उसको हाइब्रिडाइज कराओ, एक डिजीज रेजिस्टेंस लो, एक हाई यील्डिंग लो, इनके बीच में सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया जाएगा तो इनकी प्रोजेनिस जो हैं, जो जितनी भी प्रोजेनिस होंगी उनमें से कुछ में हम ये देख पाएंगे कि वो हाई यील्डिंग भी है और डिजीज रेजिस्टेंस भी है। उनको सेलेक्ट करो, फिर उनकी इन ब्रीडिंग करके उसको स्टेबलाइज करो वो कैरेक्टर को, फिर टेस्टिंग के लिए भेजो, फिर उसको कमर्शियल यूज़ के लिए ले लो। यही चीज़ को वो घुमा फिरा के हर चीज़ों में लिखा गया है। ओके। अब इंसेक्ट्स के अगेंस्ट किस तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे, वो भी यही चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम यही सारी टेक्निक्स यूज़ करेंगे कि हमने देखा कि ये प्लांट इस अगेंस्ट के मतलब ये वाइल्ड रिलेटिव है जो कि इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, और दूसरा जो है वो हाई प्रोडक्टिविटी है, उनको बीच क्रॉस करा करके हम इंसेक्ट्स रेजिस्टेंट प्लांट को ऑब्टेन कर सकते हैं। वही चीज़ें हैं, ठीक है। अनदर मेजर कॉज फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्रोड्यूसेस इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन। इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन होस्ट क्रॉप प्लांट में बी ड्यू टू मॉर्फा। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिए कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस, कोई भी प्लांट जो इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है वो इन कारणों से हो सकता है। एक मॉर्फोलॉजिकल कारण से हो सकता है, एक बायोकेमिकल कारण से हो सकता है, और तीसरा फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के कारण हो सकता है। जैसे इसमें हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल, पहला कारण देखते हैं कि हेयरी लीव्स हैं कई प्लांट में जो इंसेक्ट्स को अपने में अटैक नहीं करने देती हैं, तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। रेजिस्टेंट टू जेसिड इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बीटल इन व्हीट, ये एग्जाम्पल्स में आपको याद रखना होगा, ठीक है। कि हेयरी लीफ जो है कई इसमें हम देखते हैं कि वो इंसेक्ट्स को अपने में अटैक नहीं करने देती। जैसे कि हम देखते हैं कॉटन जेसिड को ग्रो करने नहीं देता, और सीरियल लीफ बीटल भी वीट में ग्रो नहीं कर पाती हैं उनकी हेयरी लीफ के कारण, ठीक है। देन इन वीट के केस में देखते हैं सॉलिड स्टेम है तो जो सॉफ्ट फ्लाई है वो ग्रो नहीं कर पाती है उसमें, और हॉलो स्टेम है तो वो ग्रो कर पाती है। तो हम क्या करेंगे, हमें किसी वीट क्रॉप वैरायटी को सॉफ्ट फ्लाई के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बनाना है, तो हम सॉलिड स्टेम के साथ उसको हाइब्रिडाइज करा देंगे। तो इन वीट सॉलिड स्टेम लीड टू नॉन प्रेफरेंस बाय द स्टेम सॉफ्ट फ्लाई एंड स्मूथ लीव एंड नेक्टरलेस कॉटन वैरायटी टू नॉट अट्रैक्ट बोलवर्म, ठीक है। तो सॉलिड स्टेम है तो सॉफ्ट फ्लाई नहीं ग्रो करेगा, वहाँ पर अटैक नहीं कर सकता, और यदि कॉटन की स्मूथ लीव है और नेक्टरलेस कॉटन है तो वो बोलवर्म वहाँ पर नहीं आता है। नेक्टरलेस नहीं है तो कॉटन बोलवर्म वहाँ पर उनको अटैक नहीं करता है। आप बायोकेमिकल एस्पेक्ट में देखते हैं तो हाई एस्पार्टिक एसिड कंटेंट एंड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज लीड टू रेजिस्टेंट टू मेज स्टेम बोरर। यदि एस्पार्टिक एसिड हाई है, लो शुगर कंटेंट है एंड लो नाइट्रोजन कंटेंट है तो स्टेम बोरर उनको अटैक नहीं करता है। ये तो बायोकेमिकल एस्पेक्ट हो गया। हमने मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट देखा, बायोकेमिकल एस्पेक्ट देखा। ब्रीडिंग मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट इन्वॉल्व द सेम स्टेप, ठीक है, पढ़ने की जरूरत है। सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जीन में बी कल्टिवेटेड वेराइटी, अब वही चीज़ है, अब ये या तो वाइल्ड वेराइटी में होगा या कल्टिवेटेड वेराइटी में होगा। जैसे कल्टिवेटेड वेराइटी में हमने वीट के केस में देखा कि सॉलिड स्टेम है तो ग्रो नहीं कर रही है सॉफ्ट फ्लाई, या इसी तरीके से कॉटन बोलवर्म नहीं अट्रैक्ट हो रहा है यदि स्मूथ लीव है। तो ये सब सोर्स हैं, जीन के सोर्स हैं ये प्लांट्स, ठीक है। देन अब यहाँ फिर यही है
वहाँ 5 प्लांट का नाम था और यहाँ सिर्फ 3 है। दैट इज टोटल आपको 8 प्लांट के नाम याद करने हैं और उनकी वैरायटी का नाम याद करना और इंसेक्ट पेस्ट का। तो वही ब्रेसिका, रेपसीड मस्टर्ड दैट इज सफ़ेद सरसों जिसे बोला जाता है, पूसा गौरव उसकी वैरायटी है जो एफिड के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। फ्लैट बीन, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, जेसिड, एफिड एंड फ्रूट बोरर के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। ओकरा, भिंडी, पूसा स्वर्ण, पूसा सवानी एंड पूसा A4 फ्रूट एंड फ्रूट बोरर के अगेंस्ट रेजिस्टेंट। तो ये आपको याद करके रखना है। और हमने परभानी क्रांति देखा है वीट का, और जो कि येलो मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट। अब यहाँ तो अभी हमने प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट करवाया, हाई यील्डिंग वाला करवा लिया, स्ट्रेस रेजिस्टेंस मतलब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बनाया। अब जब हम देखते हैं तो फिर अब हम उसी में ही जो क्रॉप हमें मिल रही हाई यील्ड में, तो उसमें हम कुछ प्रोटीन की वैल्यू ज़्यादा बढ़ा दें या कुछ विटामिन्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ा दें, तो ये प्रोसेस जो होती है जिसमें हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देते हैं क्रॉप्स की, उसे हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है more than 840 million people in the world do not have adequate food to meet their daily food and nutritional requirement। इतने सारे लोग, ठीक है, 840 मिलियंस लोगों को अभी भी ठीक से फूड नहीं मिल पा रहा है। और इसमें एक हम हिडन हंगर भी पढ़ते हैं, हिडन हंगर भी पढ़ते हैं। तो उसमें ये है कि लाइक हम पास्ता पिज़्ज़ा खाते रहें और सोचें कि हम हेल्दी हैं, तो नहीं, क्योंकि हमें विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाएगी या प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो हेल्दी फूड मतलब हिडन हंगर, आप खा पी रहे हो, आप अच्छे से रह रहे हो, लेकिन फिर भी आप में मिनरल डेफिशिएंसी या विटामिन डेफिशिएंसी या प्रोटीन या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हम हिडन हंगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो more than 840 million people in the world do not have adequate food to meet their daily food and nutritional requirement. A far greater number, 3 billion people, suffer from micronutrient, protein and vitamin deficiencies. This is also known as hidden hunger because they cannot afford to buy enough fruit and vegetable, legume, fish and meat. ये तो खरीद नहीं पा रहे हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप खाना खा रहे हो लेकिन आपको कुछ चीज़ की डिफिशियंसी हो जाए, तो ये हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, then diet lacking essential micronutrient, particularly iron, vitamin A, iodine and zinc increase the risk for disease, reduce lifespan and reduce mental ability. बायोफोर्टिफिकेशन यही चीज होता है, ब्रीडिंग क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल और हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ओके, बायोफोर्टिफिकेशन मतलब इन सब चीज़ों इनका अमाउंट क्रॉप में या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में इंक्रीज कर देना बायोफोर्टिफिकेशन है। ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग। क्या क्या बायोफोर्टिफिकेशन में हम करवाते हैं, प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाओ, ऑयल कंटेंट और उसकी क्वालिटी को बढ़ाओ, विटामिन कंटेंट बढ़ाओ, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट को बढ़ा दो। अब फिर इसमें कुछ प्लांट्स के नाम आपको याद रखने होंगे जो IARI दैट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह ने रिलीज़ की है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, याद करने वाली चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक चीज़ है कि हाँ, याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढ सकते हैं कि हम कॉन्सेप्ट कर लें और मतलब मुझे ऐसा लगता है एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाती है तो वो कभी हम भूलते नहीं हैं। लेकिन जब कभी भी याद करने का काम मुझे भी पड़ता था तो मैंने यही टेक्निक की थी कि 5-6 दिन में उसको कंटिन्यूस वो पेज को उस पेज से होकर ज़रूर गुजरती थी। तो फिर इसके बाद फिर वो एक बार याद हो जाता था तो शायद उस समय के नाम अभी तक भी याद हैं। ओके, तो ज़रूर जहाँ पे भी मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं तो उनके लिए ये है कि कंटिन्यूस रिवीजन बहुत जरूरी। ओके, तो इन 2000 मेज हाइब्रिड दैट हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड, इसमें बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू मेज में लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन के अमाउंट को इंक्रीज किया गया है। ठीक है, एटलस 66, इसमें ये दोनों एमिनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन AIPMT मतलब यदि मैं 2010 का भी क्वेश्चन पेपर देखूं तो इस पर क्वेश्चन मुझे मिलता है। ठीक है, व्हीट वेराइटी एटलस 66 हैविंग अ हाई प्रोटीन कंटेंट हैज बीन यूज्ड एज अ डोनर फॉर इम्प्रूविंग कल्टिवेटेड व्हीट। ठीक है, then it has been possible to develop an iron fortified राइस में आयरन का अमाउंट इंक्रीज किया गया है over 5 times as much as
एज मच आयरन एज इन कॉमनली कंज्यूम वेराइटी। बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू राइस में हमने आयरन के अमाउंट को बढ़ाया गया है, मेज़ में हमने लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन को बढ़ा दिया है, और एटलस 66 जो है प्रोटीन फोर्टिफाइड वेराइटी है, मतलब उसमें प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाया गया है। अगेन मेज़ जो है लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच किया गया है बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। एटलस 66 में प्रोटीन को बढ़ाया गया है और राइस में आयरन को बढ़ाया गया है, यही याद कर लो आप लोग। ओके, देन the Indian Agriculture Research Institute New Delhi has also released several vegetable crop that are rich in vitamin and mineral। विटामिन ए रिच क्या क्या चीज़ें हैं? हम कैरेट देखते हैं, ऑलरेडी विटामिन ए रहता है, लेकिन उसको भी इन्हांस किया गया स्पिनच एंड पंपकिन। विटामिन सी से सी रिच जो है बिटर गॉड, दैट इज करेला, खाओगे भी नहीं, यदि बढ़ाया भी होगा तो ठीक है। बथुआ एंड मस्टर्ड एंड टोमेटो। आयरन एंड कैल्शियम इनरिच स्पिनच एंड बथुआ। प्रोटीन इनरिच बीन ब्रॉड, लबलब एंड फ्रेंच एंड गार्डन पीस। ठीक है, तो यहाँ इनको तो याद कर लीजिए जितना, लेकिन आप एटलस एंड जो मेज़ का है ये देखा था हमने, इनका जरूर अच्छे से याद करके रखिए। सिंगल सेल प्रोटीन। अब सिंगल सेल प्रोटीन में स्पाइरुलिना, आप लोगों ने जरूर इसका नाम सुना होगा। स्पाइरुलिना जो ब्लू ग्रीन एल्गी उसके कैप्सूल्स आते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन और विटामिन रिच होती है अच्छी खासी। सो यहाँ पर सिंगल सेल प्रोटीन सिंपल सा आप ले लो कि यदि आप इतना बड़ा कई एकड़ का खेत है, उससे आप फार्म एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले रहे हो, प्रोडक्ट ले रहे हो, और यदि हम सिंगल सेल प्रोटीन को लें तो सिंगल सेल प्रोटीन के केस में हमें मालूम है वो जियोमेट्रिक पैटर्न में डिवाइड होते हैं, बाइनरी फिशन, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से बढ़ते हैं। तो बहुत तेज़ी से बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब उनके प्रोडक्ट जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। जबकि यदि हम काऊ का, इसमें एक एग्जाम्पल मिथाइलोट्रोपस मिथाइलोफिलस का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको भी हम देखेंगे। तो मतलब सिंपल से सिंगल सेल प्रोटीन हमें क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि यदि हम एक क्रॉप को उगाते हैं तो पहले सीड बोएंगे, फिर उसके बाद उससे पेड़ निकलेगा, वो वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, फिर वो रिप्रोड्यूस होगा, फिर उसमें सीड बनेगा, फिर सीड का मैचुरेशन होगा, फिर एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। जबकि यदि हम सिंगल सेल प्रोटीन को यदि हम यूज टू बना दे लोगों को, तो हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन हमें जो खाने में इस तरीके से दाल चावल रोटी सब्जी खाने में जो मज़ा आता है, वो ये खाने में मज़ा नहीं आता है। ठीक है, मज़ा नहीं आएगा, सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट है। तो लाइक अभी भी मशरूम आज की डेट में काफ़ी लोग खाने लगे हैं। मशरूम हुआ, ब्रोकोली वगैरह तो रिच, मतलब वो छोड़ दो। एक टाइम में मुझे याद है कि सोयाबीन को ऑयल कोई यूज़ नहीं करना चाहता था। आज के टाइम में सबसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली चल रहा है सोयाबीन, ठीक है। तो लेकिन एक टाइम में एक्चुअली मेरे फादर एग्रीकल्चर में ही थे, तो उन लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि भाई ग्राउंड नट मत ग्रो कराओ, सोयाबीन ग्रो कराओ। तो सीरियसली 1986-87 की मैं बात कर रही हूँ, तब उस समय सोयाबीन बहुत कम, मतलब इसके लिए फार्मर्स को वो रिवार्ड्स वगैरह दिए जाते थे कि भाई आप इनको ग्रो कराओ, क्योंकि उस समय ये हो रहा था कि ऑयल क्रॉप इतनी कम होती जा रही थी, ग्राउंड नट पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। तो जब ये अल्टरनेटिव आया तो अपने आप ही मतलब हम सेल्फ रिलायंट होने लगे ऑयल के प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरीके से एक टाइम होगा, आज हम बात कर रहे हैं सिंगल सेल प्रोटीन ऐसा है वैसा है दुनिया भर का। चीज़ के केस में देखिए, चीज़ 99-2000 में चीज़ बहुत लोग नहीं खाते थे, लेकिन आज के टाइम में चीज़ इतना ज़्यादा खाया जाने लगा है, तो हो सकता है आज से 10-15 साल बाद ये सिंगल सेल प्रोटीन मेन हो जाएं। ठीक है, तो सिंपल सा रीज़न ये है कि ये जो बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं बहुत फास्ट करते हैं, क्योंकि ये बाइनरी फिशन से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट एक्सेट्रा may not be able to meet the demand of food at the rate at which human and animal population is increasing. ठीक है, the shift from grain to meat diet also create more demand for cereal, as it takes 3 to 10 kg of grain to produce 1 kg of meat by animal farming. सिंपल सा है, जो वेजिटेरियन है उनका तो ठीक, लेकिन जो मीट पर खाते हैं, मीट जो नॉनवेज डाइट लेते हैं, उनके केस में हमें फूड की डिमांड और बढ़ानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि यदि हमें 1 किलो मीट बनाना है तो उसके लिए हमें 3 से 10 किलो ग्रेन, 1 किलो मीट बनाने के लिए 3 से 10 किलो ग्रेन खिलाना पड़ता है। क्यों खिलाना पड़ता है? आपको मालूम ही है कि इकोलॉजी में हम जब फूड चेन पढ़ते हैं तो
नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर केवल 10% ट्रांसफ़र होता है, 90% जो भी है वो प्लांट या जो भी उस लेवल में वो खुद यूज़ कर लेता है। जीपीपी माइनस जीपीपी जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसका 90% खुद ही यूज़ कर लेता है। तो इस वजह से जैसे 3 से 10 किलो खिलाया तो 1 किलो हमें मिल रहा है। तो जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर जाते हैं प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो यही बोल रहा है, कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ योर नॉलेज ऑफ फूड चेन, कि केवल 10% ही जो है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, तो मोर देन 20 मतलब एक तरीके से यदि कोई 1 किलो मीट खा रहा है तो यानी वो समझ लो कि 3 से 10 किलो, वो जैसे चिकन है 3 से 10 किलो सपोज वो खाता है तब वो उससे हमें 1 किलो मीट मिल पाएगा। ओके, more than 25% of human populations is suffering from hunger and malnutrition. One of the alternate source of protein for animal and human nutrition is single cell protein. अब इसमें देखो इसका क्या है, microbes are being grown on an industry scale as source of good protein. ये single cell protein that is definitely ये microbes होंगे। Blue green algae like spirulina can be grown easily on material like waste water from potato processing plant. जो पटेटो से हम जैसे चिप्स वगैरह बना रहे हैं उससे जो पानी निकल रहा है उसमें ग्रो करा सकते हैं। स्ट्रॉ यानी जो खेत कट जाते हैं, जो उसके डंठल छूट जाते हैं, पैरा जिसे बोला जाता है, येलो येलो कलर का होता है, उसमें हम ग्रो करा सकते हैं। तो इनके लिए हमें सबस्ट्रेट तो कुछ भी मिल रहा है ग्रो कराने का, फिर क्यों नहीं यूज़ करें हम इसे। ठीक है, मोलासिस, जब शक्कर या गुड़ बनाया जाता है, चीनी या गुड़ बनाया जाता है, जो काला काला निकलता है वो मोलासिस होता है। एनिमल मैन्योर तक में, इवन सीवेज वाटर में भी इन्हें हम ग्रो करा सकते हैं। और स्पाइरुलिना जो है ये प्रोटीन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब में रिच्ड है, समृद्ध है। इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन ऑल्सो रिड्यूसेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब यदि हम इनको इन सब चीज़ों में ग्रो करा रहे हैं तो उसको तो हम यूज़ करवा दे रहे हैं ना, इस प्रोसेस में डिग्रेड करवा दे रहे हैं, तो हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से भी बच रहे हैं। लाइक हमने सीवेज में ग्रो कराया तो सीवेज में वो ग्रो कर रहा है तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके सीवेज की बीओडी को अपने आप ही रिड्यूस कर रहा है, जो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पढ़ते हैं। सर्टेन बैक्टीरियल स्पीशीज लाइक मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन यही होगा क्योंकि ये बाइनरी फिशन करता है तो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करके बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने आप को इंक्रीज कर लेता है। एंड ग्रोथ can be expected to produce 25 ton of protein from 250 gram of Methylophilus। ठीक है, 250 ग्राम सेल है और उसमें हम 25 टन्स ऑफ प्रोटीन का प्रोडक्शन देख सकते हैं। जबकि एक गाय जो 250 किलोग्राम की है वो एक दिन में, एक दिन की बात, एक दिन का कंपैरिजन है, वो सिर्फ एक दिन में यदि हम उसमें प्रोटीन का अमाउंट देखें तो वो सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस कर। ठीक है, तो यहाँ टाइम सेविंग भी है और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है यदि सिंगल सेल प्रोटीन की बात करते हैं। द फैक्ट दैट एडिबल मशरूम आर ईटन बाय मैनी पीपल एंड लार्ज स्केल मशरूम कल्चर इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री मेक्स इट बिलीवेबल दैट माइक्रोस्कोपिक फंजाई टू वुड बिकम एक्सेप्टेबल एज फूड। ठीक है, आज हमें बहुत ही ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या, एक दिन ये रियलिटी होगा। जैसे हम आज की डेट में मशरूम को देख पा रहे हैं कि लोग बाग मशरूम बहुत शौक से खा रहे हैं, या चीज़ का केस में हमने देखा, या सोयाबीन को हमने कितने अच्छे से एक्सेप्ट किया, तो हो सकता है कि सिंगल सेल प्रोटीन भी इसी तरीके से एक टाइम में एक्सेप्टेबल हो जाए। देन टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर यानी सिंपल सा है इसकी कॉन्सेप्ट में कि जैसे ये है, मैंने एक ये प्लांट है इसका इतना पार्ट लिया और इसको एक कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। कल्चर मीडियम में देखो ये प्लांट का पार्ट है लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो मुझे इसको सब चीज़ रेडीमेड सप्लाई करना पड़ेगा, सब चीज़ बना के देना पड़ेगा, कार्बन सोर्स देना पड़ेगा जो सुक्रोज के रूप में होता है, एमिनो एसिड्स देना पड़ेंगे, कुछ प्लांट हार्मोन देना पड़ेगा, तो इसको सब कुछ मिलेगा तो ये भी अपना डिवाइड होगा और अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनाएगा जिसे हम कैलस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें फिर हम कुछ हार्मोन ऑक्सिन साइटोकाइनिन देंगे तो ये एक एम्ब्रियोइड जैसा, मतलब जैसे एम्ब्रियो होता है तो ये सोमेटिक सेल से जो एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बनती उसे हम एम्ब्रियोइड्स कहते हैं, एम्ब्रियोइड। ठीक है, और फिर इससे हमें प्लांटलेट्स, छोटे प्लांट्स मिल जाएंगे। और इन प्लांट्स को कई सारे प्लांट्स, मतलब हमने जैसे ये यहाँ सपोज इतने सारे हैं तो बहुत सारे प्लांटलेट्स हमें मिल जाएंगे। तो ये एक फास्ट है, इसमें ये नहीं हुआ कि अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, अभी सीड बनेगा फिर सीड बोएंगे, इतनी लंबी प्रोसेस नहीं हुई। टिश्यू कल्चर में सिंपल, हमने एक
प्लांट पार्ट को कल्चर किया, प्लांट पार्ट जिससे हमने कट किया था उसको हमने क्या कहा, एक्सप्लांट कहा, ठीक है। फिर इसको इसकी रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें दी, उसमें सेल्स डिवाइड हुई और सेल्स डिवाइड हुई और ये सेल्स डिवाइड होकर के कैलस प्रोड्यूस की। फिर उसमें हमने हार्मोन्स डाले, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन जैसे, और एम्ब्रियोइड, मतलब ये एम्ब्रियोइड का फॉर्मेशन हुआ, फिर हमने उसमें हार्मोन्स किए, फिर उसमें रूट स्टेम लीफ का डिफ्रेंशिएशन हुआ। तो इसे कोई हम सोमेटिक एम्ब्रियो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और, हमने सोमा क्लोनल वेरिएशन की भी बात की थी, तो ये चीज़ है, यदि ये जो है हमने सोमेटिक सेल से ऑब्टेन किया था, अब ये सोमा क्लोन्स है, ये जितने भी मिल रहे हैं ये सोमा एग्जैक्ट कॉपी हैं, ठीक है, ये जेरोक्स कॉपी हैं एक दूसरे के, तो इन्हें हम सोमा क्लोन्स बोल रहे हैं। अब सपोज ये सोमा क्लोन है, इसमें कहीं पे कोई म्यूटेशन हो जाता है, इसमें सपोज ये इतने सारे हैं, 100 प्लांट हैं, इनमें से 2 में म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जनरेट हो जाती है उसमें, उस म्यूटेशन के कारण उनमें एक क्वालिटी डेवलप हो जाती है, तो हमें से ये सोमा क्लोनल वेरिएशन कहलाएंगे, सोमा क्लोनल वेरिएशन। ये क्लोन्स हैं, सोमेटिक सेल से ऑब्टेन किए हैं, तो सोमा क्लोन्स हैं। और यदि इसमें इनमें कोई ये जो प्लांटलेट्स हमें मिले हैं उनमें कोई यदि म्यूटेशन हो जाता है तो उसे हम सोमा क्लोनल वेरिएशन कहेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, एक्सप्लांट हमने समझा और इसके थ्रू हमने इतने सारे प्लांट्स को ग्रो कराया। अब इसको हम दे देते हैं प्लांट, मतलब ग्रो कराने के लिए, तो इतने सारे प्लांट्स हमें जो मिले यही माइक्रो प्रोपोगेशन है। एक्सप्लांट, माइक्रो प्रोपोगेशन, एम्ब्रियोइड्स टर्म हमने देखा, सोमा क्लोनल वेरिएशन हमने देखा, ठीक है। अब इसको हम इसमें एक बार और रिवाइज कर लेंगे। As traditional breeding technique failed to keep pace with demand and to provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement, another technology called tissue culture got developed. What does tissue culture means? It was learned by scientists. सबसे पहले हैबरलैंड ने टिश्यू कल्चर के बारे में, मतलब ये जो टिश्यू कल्चर है वो किस प्लांट सेल की किस क्वालिटी के कारण होता है, दैट इज टॉटीपोटेंसी के कारण होता है। टॉटीपोटेंसी यानी टोटल पोटेंसी यानी टोटल कैपेबिलिटी। तो एक सिंगल सेल में क्योंकि कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम प्रेजेंट होता है, दैट इज मतलब पूरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, तो वो डिवाइड होकर के पूरा प्लांट बनाने में कैपेबल होती है, ये टॉटीपोटेंसी है। तो सबसे पहले फादर ऑफ टिश्यू कल्चर जो है हैबरलैंड के नाम, हैबरलैंड ही है, लेकिन इस टॉटीपोटेंसी को यूज टिश्यू कल्चर में स्टीवर्ड ने किया था, कैरेट वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो इट वॉज लर्न बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट। तो ये किसने किया था, स्टीवर्ट ने कैरेट में किया था। एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया। स्टेराइल कि उसमें वहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट मीडिया जो मैंने बोला कि उसको सब चीज़ें रेडीमेड दे दो, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं रहा, उसकी जो भी उसके ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होगी वो सब देना पड़ेगा। दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल, एक जिससे हम इसको, जिस चीज़ को हम टिश्यू कल्चर कह रहे हैं कर रहे हैं उसको हम एक्सप्लांट कहते हैं। और एक्सप्लांट क्योंकि टॉटीपोटेंट होता है इसलिए वो एक पूरा प्लांट बनाने में कैपेबल होता है। It is important to stress here that the nutrient media must provide a carbon source like sucrose, ठीक है, and also inorganic salt and vitamin, amino acid and growth regulator like auxin and cytokinin। इसकी बात हम कर चुके हैं। By application of these method, it is possible to achieve propagation of a large number of plant। टिश्यू कल्चर के थ्रू हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट का प्रोपेगेट या मल्टीप्लाई कराते हैं और इस टेक्निक को हम माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन, दैट इज दे आर सोमा क्लोन्स, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सा है, जैसे मैंने इस प्लांट का पार्ट लिया और उसको मैंने टिश्यू कल्चर में किया और इससे मुझे इतने सारे प्लांट मिले, तो ये सभी एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं और साथ में अपने पेरेंट प्लांट के भी आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। Many important food plant like tomato, banana, apple have been produced on commercial scale using this method. Okay. Then another important application of the method is the recovery of healthy plant from disease. हाँ, अब टिश्यू कल्चर का तो एक हमने देखा कि हम माइक्रो टिश्यू कल्चर के थ्रू मतलब लार्ज अमाउंट में प्लांट्स को प्रोपोगेट करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत कम टाइम में और बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अब जो दूसरा है, इससे टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू हम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट भी ऑब्टेन कर सकते हैं।
तो डिजीज हमने देखो एनाटॉमी में मेरिस्टेम पढ़ा है, मेरिस्टेम शूट टिप एंड रूट टिप में होता है। तो ये जो है शूट टिप की सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है। अब ये इनका जो रेट ऑफ डिवीजन है, ठीक है, वो वायरस के डिवीजन रेट से, मल्टीप्लिकेशन रेट से ज़्यादा तेजी से होता है। यदि सपोज वायरस ने यहाँ इन्फेक्ट किया हुआ है तो शूट टिप तो ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो वायरस इधर हुआ तब तक शूट टिप यहाँ पहुँच गया, तो हम इसका शूट टिप को कट करेंगे, उसको एक्सप्लांट के रूप में यूज़ करेंगे, और इसी प्लांट में जिसको वायरस ने इन्फेक्ट किया था, इस शूट टिप को कल्चर करके, का टिश्यू कल्चर करके हम वायरस फ्री प्लांट को ऑब्टेन, प्लांटलेट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यही चीज़ बोल रहा है, important application of the tissue culture method is the recovery of healthy plant from diseased plant, ठीक है। even if the plant is infected with a virus, the meristem is free of virus because जो मेरिस्टेम है उसकी मल्टीप्लिकेशन रेट जो है वायरस के मल्टीप्लिकेशन रेट से ज़्यादा तेज होती है, इस वजह से। then hence one can remove the meristem and grow it in vitro to obtain virus free plant. Scientists have succeeded in culturing meristem of banana, sugarcane, potato. ये याद रखना होगा, इस पॉइंट को, ये एग्जांपल्स को याद रखना होगा आपको, ओके। Then scientists have even isolated single cell from plant and after digesting, हाँ अब एक और टेक्निक है इसी टिश्यू कल्चर के लिए, तो इसमें ये है, देखो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के चारों ओर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम क्या करें, इस सेल वॉल में क्या क्या होता है, सेलुलोज होता है एंड मिडिल लेमेला में कैल्शियम पैक्टेट होता है। तो मैंने सेलुलोज एंजाइम दिया और सेलुलोज की वॉल को डाइजेस्ट कर दिया, पैक्टिनेज दिया, मिडिल लेमेला को डाइजेस्ट करा दिया। तो अब ये प्लांट सेल जो विदाउट सेल वॉल है उसको मैं प्रोटोप्लास्ट बोलूँगी। अब मैंने एक टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट लिया, यानी एक टोमेटो की सेल ली जो विदाउट सेल वॉल थी, और एक पटेटो की ले ली, ठीक है। अब इसको मैं या तो इलेक्ट्रिकली फ्यूज करा दूं, इलेक्ट्रोफ्यूजन करा दूं, या फिर मैं सोडियम नाइट्रेट NaNO3 या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, इनकी हेल्प से एक तो इलेक्ट्रोफ्यूजन करा सकते हैं, एक कीमोफ्यूजन करा सकते हैं। तो कीमोफ्यूजन में हम ये सोडियम नाइट्रेट या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यूज करते हैं और इन सेल को फ्यूज करा देते हैं। तो इसका एक न्यूक्लियस और इसका एक न्यूक्लियस, सम टाइम ये होता है कि ये न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं, थिन कैरियन बनाते हैं। सम टाइम ये होता है कि इसमें दो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हुआ लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, तो एक न्यूक्लियस सर्वाइव करेगा, एक न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ साइटोप्लाज्म फ्यूज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड की जगह क्या बोलेंगे, हम इसको साइब्रिड बोलेंगे, CYBRID, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के थ्रू हम दो डिफरेंट वैरायटी को या दो डिफरेंट स्पीशीज को, इवन दो डिफरेंट जीनस के प्लांट को भी हम प्लांट की सेल को भी हम फ्यूज करा सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। यही चीज था। नेकेड प्रोटोप्लास्ट को हम प्रोटोप्लास्ट मतलब जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है उसको हमने प्रोटोप्लास्ट कहा। वो प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। Isolated protoplast from two different variety of plant each having a desirable characteristic can be fused to get hybrid protoplast which can be further grown to form a new plant. तो यदि न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं तो ऐसे प्लांट में दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। दिस हाइब्रिड आर कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिड। हमने कोई दो सोमेटिक सेल ली थी, ठीक है, तो इन्हें हम सोमेटिक हाइब्रिड कहते हैं, एंड वाइल द प्रोसेस इज कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। Then imagine a situation when a protoplasm of tomato is fused with that of potato and then they are grown to form new hybrid plant combining the tomato and potato, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक उसमें प्रेजेंट हो। Well, this has been achieved, ये किया गया है, लेकिन जो प्लांट मिला उसमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक नहीं आ पाई। जैसे कि हमने प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ा है कि हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, 1000 प्लांट मिले, उसमें से कुछ ही प्लांट है जिनमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक आए। तो यहाँ पे भी ये है कि हमने फ्यूज़ कराया, फ्यूज़न हुआ, लेकिन वो प्लांट में डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक नहीं आई। एक चीज़ याद रखिए, हमने एक चीज़ और पढ़ा था, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हमने एक चीज़ देखा था, और इसके अलावा एपोमिक्टिक सीड की बात की थी, एपोमिक्टिक जीन की भी बात की थी।
और अब यहाँ पर हम ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं। तो क्योंकि देखो हम कई बार हम बात करके आ चुके हैं कि प्लांट जो नेचर जो है वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन को प्रमोट नहीं करती है। यदि बाय द वे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जैसे खच्चर का या म्यूल का प्रोडक्शन हो भी जाता है तो म्यूल जो है वो स्टेराइल हो जाता है क्योंकि उनके जीनोम से डिफरेंट है, तो वो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में नहीं जा पाता। तो ये जो हम पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन है या एपोमिक्टिक सीड है या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है, ये टेक्निक्स हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि इस बैरियर को जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में फेलियर मिलती है उसको हम किसी तरीके से क्रॉस कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए ये सब सॉल्यूशन ढूंढे जा रहे हैं। देन अब समरी, इसकी तो बहुत छोटी सी समरी है। दैट इज एनिमल हस्बेंड्री इज द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग केयर एंड ब्रीडिंग डोमेस्टिक एनिमल बाय अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, Animal husbandry is the practice of taking care and breeding domestic animal by applying scientific principle. The ever-increasing demand of food from animal and animal product, both in term of quality and quantity, has been met by good animal husbandry practices. This practice, management of farm and farm animal, ठीक है, कि दूध स्पॉयल नहीं हो, कि एग मिल रहे हैं तो वो ब्रोक ना हो, और जो क्वालिटी है उनकी बड़ी अच्छी हो, उनमें उनको वैक्सीनेट करा के रखा जाए, उनके एरिया जहाँ इनको हम मतलब रखते हैं वो हाइजीनिक हो, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं। एनिमल ब्रीडिंग की किस तरीके से हम ऐसे पेरेंट्स चूज़ करें जिनमें डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हो और हाई प्रोडक्टिविटी भी हो, तो ये सारी चीज़ों की बात हो रही है ये। In view of the high nutritive value of honey and its medicinal importance, there has been a remarkable growth in practice of beekeeping और apiculture. एपिकल्चर, क्योंकि हनी को हम मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और हमने बात भी की थी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में हनी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और हनी को हनी में जो वैक्स मिलता है उसका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में उसका बहुत यूज़ होने के कारण अभी एकदम एपिकल्चर है बहुत ज़्यादा लोग करने लगे हैं। तो यहाँ ये याद करना पड़ेगा एपिकल्चर क्यों इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हनी की और दूसरा वैक्स की, उसकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंस। फिशरी इज अनदर फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री मीटिंग द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फिश प्रोडक्ट एंड अदर एक्वेटिक फूड। तो एक्वाकल्चर में हमने देखा था, तो और जिसके से रिलेटेड हमने ब्लू रिवोल्यूशन की बात की। वाइट रिवोल्यूशन जो है मिल्क की फ्लडिंग, मिल्क के रिलेशन में रहता है, तो ब्लू जो है एक्वाकल्चर से रिलेटेड है। प्लांट ब्रीडिंग में बी यूज टू क्रिएट वेराइटी विच आर रेजिस्टेंट टू पैथोजन and to insect pests. This increase the yield of the food. This method has also been used to increase the protein content of the plant food and thereby enhance the quality of food. That is, this is talking about biofortification. In India, several variety of different crop plant have been produced. All these measures enhance the production of food. Technique of tissue culture and somatic hybridization offer vast potential for manipulation of plant in vitro to produce new varieties. अब इसके अलावा एक चीज़ और है, हैप्लॉइड एंड्रोजेनिक प्लांट। तो जैसे हम पॉलन ग्रेन टिश्यू कल्चर में ही हम इसको पढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन को यदि हम कल्चर करें तो पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है। तो पॉलन ग्रेन में जो भी सपोज कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल J, 3-4 चीज़ की करेक्टरिस्टिक है और हम इसे सीधे डिप्लॉयड में कन्वर्ट कर दें, तो एंड्रोजेनिक प्लांट पॉलन कल्चर जो गुहा एंड माहेश्वरी ने धतूरा के प्लांट में किया था। ठीक है, तो पॉलन कल्चर के थ्रू हम प्योर होमोजाइगस प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि पॉलन जो है वो हैप्लॉइड है और फिर हम इसमें कॉल्चिसिन वगैरह अप्लाई करके हम इसे डिप्लॉयड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एंड्रोजेनिक प्लांट जो हैं पॉलन ग्रेन के कल्चर से ऑब्टेन किए जाते हैं। एक इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और गुहा एंड माहेश्वरी ने सबसे पहले पॉलन कल्चर पर काम किया था, एंड्रोजेनिक प्लांट्स ऑब्टेन किए। ठीक है, तो ये था। तो यहाँ नॉरिन टैंजिन, डीजी वूजन, एटलस 66 बायोफोर्टिफिकेशन में हमने इसे पढ़ा। ठीक है, मेज में लाइसिन एंड आर्जिनिन के अमाउंट को इंक्रीज़ किया गया है। एटलस 66 में प्रोटीन के अमाउंट को इंक्रीज़ किया गया है। और जया, रत्ना के अलावा सोनालिका, कल्याण, सोना। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो नॉर्मन बोरलॉग हैं जिन्होंने वीट की ड्रॉप वेराइटी को ऑब्टेन किया था, उन्होंने लर्मा 64 एंड सोनारा 64 वेराइटीज़ बनाई थी।
लेकिन उसका रेड कलर था, उस वीट का रेड कलर था, तो इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इंडिया में इन सोनारा 64 और लर्मा 64 को गामा रेडिएशन से इरेडिएट करके उससे शरबती सोनारा, सोनारा 64 से शरबती सोनारा बनाया गया था, और लर्मा 64 से वो गामा रेडिएशन से इरेडिएट करके पूसा लर्मा बनाया गया था। तो इनका वीट अंबर कलर का था। तो रेड वीट हम पसंद नहीं कर रहे थे, अंबर वीट को हमने एक्सेप्ट किया। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस का जो डेटा है वो ज़रूर याद रखिए। एनिमल हस्बेंड्री में जो हमने शुरू में पढ़ा था कि 70% कैटल्स जो हैं इंडिया और चाइना के पास हैं, लेकिन डेटाज जितने भी हैं वो ज़रूर करो कि 70% पॉपुलेशन होते हुए भी फार्म प्रोड्यूस हम सिर्फ 25% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और सीक्वेंस, प्लांट ब्रीडिंग में सीक्वेंस ज़रूर याद रखना कि किस स्टेप के बाद क्या स्टेप दोहराया जाता है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।